जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल एबीएन न्यूज भारत। जैसे जैसे बदलावों की सीढ़ी चलती जा रही है, आप इस प्रकार से ही देख पा रहे हैं कि क्या अब मेन अपडेट निकलती है। कुछ योजनाओं में इस समय की मेन अपडेट आज के आपके लिए होने वाली है। और ऐसा ही मुद्दा, जैसे कि आप जानते हैं कि पुरानी पेंशन योजना का जो अहम मुद्दा है, उसमें कुछ बदलाव या एनपीएस में कुछ बदलाव या फिर ईपीएस 95 पेंशन में कुछ बदलाव। कुछ संपूर्ण वीडियो इसी पर आधारित रहेगी। आप वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप जान सके जो देश में आपके लिए या किस योजना के तहत इसमें बदलाव हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव हुआ है ईपीएस 95 पेंशन के लिए, जो आपने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया था उसके तहत एक बहुत बड़ा बदलाव। उसके तहत संपूर्ण वीडियो रहेगी। अगर आपको अच्छा लगे मेरा कंटेंट तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो एक एक पॉइंट मैं आपके लिए वो लाता हूं जो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देने वाला जरूर होता है। आप अगर इस जो ईपीएस से जुड़े हुए हैं, यानी कि ईपीएफओ से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, चाहे आपका पेंशन अभी मिल पा रही हो या न मिल पा रही हो, ताकि आपको भविष्य में कोई ऐसा भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मेरा तो सजेशन आपसे यही रहेगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक एक पॉइंट आपको मैं इस वीडियो के अंदर ऐसा ऐसा बताऊंगा जो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देने वाला होगा। या कोई इस योजना से जुड़ा हुआ है तो आप इस वीडियो को उन सदस्यों को जरूर शेयर करें ताकि वो जो ऐसे प्रॉब्लम को फेस ना करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत उच्च पेंशन के आवेदन को तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि ऐसी जो मेरी रिपोर्टें निकल कर आ रही हैं कि ईपीएफओ उच्च पेंशन की गणना के लिए एक नए नियम को बढ़ावा दे रहा है। कथित नियम अनुपातिक आधार पर उच्च पेंशन देने पर आधारित है, जिसके परिणाम स्वरूप ईपीएस 95 पेंशन के सदस्य 30 से 40% कम पेंशन होने की संभावना है। ऐसी अभी मीडिया रिपोर्टों में खबर है, लेकिन ये नियम लागू होगा, ये बात पक्की है। श्री प्रमुख पीवी मूर्ति कहते हैं कि ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के विभिन्न स्थानों के कार्यालयों से प्राप्त संचार के अनुसार यह सच है कि पेंशन उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की सेवा अवधि को 2 भागों में विभाजित किया गया है, और रोजगार अभ्यास, आर्थिक कानून अभ्यास। अब उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। हालांकि ईपीएफओ ने नई पेंशन की गणना के लिए नई पद्धति के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। करंजवाल एंड कंपनी की पार्टनर मनीषा कौर कहती हैं कि अनुपातिक वेतन पेंशन गणना को ईपीएफओ द्वारा किसी परिपत्र या जारी में नहीं समझाया गया है। पेंशन की गणना का यह नियम मुख्य रूप से उन सदस्यों को प्रभावित करेगा जो अभी भी कार्यरत हैं या 1 सितंबर 2014 या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। औसत पेंशन योग्य वेतन की गणना के लिए इन लोगों को सेवा अवधि को 2 भागों में माना जाएगा। मूर्ति बताते हैं कि पहला भाग 16/11/1995, जिसे आप ईपीएस 95 पेंशन के नाम से जानते हैं, तारीख से लेकर 31/8/2014 तक। दूसरा भाग 1/9/2024 से शुरू होकर सेवानिवृत्त होने की तारीख तक। आप मेरी ये डेट याद रख सकते हैं, या मैं जो ये डेट जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या इस वीडियो को कुछ ना कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपके बिल्कुल काम के होंगे वो अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं जाकर। मैं आपको फिर से दोहरा देता हूं, पहला भाग 16/11/1995 से लेकर 31/8/2024 तक, और दूसरा भाग 1/9/2014 से लेकर और आपके रिटायरमेंट होने तक लागू रहेगा। पहले चर्चा करते हैं पहले भाग के बारे में। पहले भाग के लिए पिछले 60 महीनों के औसत वेतन को पेंशन की गणना के लिए गिना जा रहा है, और दूसरे भाग के लिए पिछले 60 महीने को औसत वेतन या 1/9/2024 से सेवानिवृत्ति की तारीख तक का औसत वेतन। यदि सेवानिवृत्ति की तारीख 31/8/2019 से पहले की है तो वो गिनी जाएगी। इसलिए देय पेंशन को 2 भागों में विभाजित करके अनुपातिक किया जाता है। अब चर्चा करते हैं कि जो ये नया नियम लागू होगा उससे आपकी पेंशन पर क्या असर पड़ेगा। इस नए नियम की गणना से सदस्यों की पेंशन पर क्या असर पड़ेगा। 31 अगस्त 2014 तक ईपीएफओ अंशदान की अनुमति केवल अधिकतम वेतन सीमा थी, जो 6500 रुपये थी। इसे 1 सितंबर 2014 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया था। इस तिथि के बाद नए सदस्यों के लिए अधिकतम ईपीएफओ योगदान 15,000 रुपये की नई वेतन सीमा पर सीमित कर दिया गया था, और पुराने सदस्यों को वास्तविक वेतन पर उच्च योगदान के लिए आवेदन करने के लिए समिति सीमित विंडिंग को अनुमति दी गई थी। इसके चलते ईपीएफओ सदस्यों ने विभिन्न अदालतों का दरवाजा भी खटखटाया और मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।
जिसने इन सभी पुरानी सदस्यों के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि वे उच्च ईपीएस पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। हालांकि आनुपातिक आधार पर नई गणना नियम से पेंशन राशि में काफी कमी आने वाली है। क्योंकि सितंबर 2014 से पहले वेतन कम था, इसलिए अधिकांश लोगों के लिए पहली अवधि के लिए औसत पेंशन योग्य वेतन बहुत कम होने की संभावना है। यदि इस पेंशन योग वेतन को अंतिम ईपीएस पेंशन की गणना के लिए आनुपातिक आधार पर शामिल किया जाता है तो यह समग्र पेंशन में कमी लाएगा। अब बात करते हैं कि मूर्ति जी इस पर क्या अपने निर्णय लेते हैं। मूर्ति जी कहते हैं कि ईपीएफओ द्वारा अपनाए गए उपरोक्त दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पेंशन में 30 से 40% की कमी आना संभव है। अब इसमें जो सवाल खड़ा होता है वो क्या है इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश की भावना के विरुद्ध नहीं है। मनमानी कट ऑफ तारीख के आधार पर कोई भी भेदभाव उच्च ईपीएस पेंशन पर अपना फैसला सुनाते समय शीर्ष अदालत द्वारा अपनाई गई लाइन के अनुरूप नहीं है। कोई कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि 2014 के विकल्प के इस्तेमाल के संशोधन के तहत लगाई गई कट ऑफ डेट वैध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सभी पात्र सदस्यों को उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने का अवसर देने का काम किया था। मेरे विचार में उच्च पेंशन की गणना के लिए ईपीएफओ द्वारा अपनाए गए उपरोक्त अनुपात दृष्टिकोण सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना के अनुरूप नहीं है। हालांकि ईपीएफओ के मौजूदा कदम का उद्देश्य पेंशन गणना नियम में बदलाव करके अप्रत्यक्ष तरीके से पेंशन राशि को कम करना प्रतीत होता है। मूर्ति कहते हैं कि ईपीएफओ इस नवोदित दृष्टिकोण के साथ आने के लिए बाध्य हो सकता है क्योंकि उनके पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त धनराशि अवेलेबल अभी नहीं है। अब जो ये बदलाव है उसके तहत आप किस प्रकार अपने लिए खुद का रास्ता निकाल पाएंगे वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। यदि कथित नियम उन सभी सदस्यों पर लागू किया जाता है जिन्होंने उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया था तो यह उनकी उस उम्मीद के विपरीत होगा जिसके साथ उन्होंने उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया था। मूर्ति कहते हैं कि जिन लोगों ने उच्च पेंशन का विकल्प चुना है वे चिंता व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मिलने वाली वास्तविक पेंशन उनकी अपेक्षा से बहुत कम होगी। ईपीएफओ ने अभी तक नए गणना नियम को अधिसूचित नहीं किया है। यह अत्यंत जरूरी है कि ईपीएफओ उन सदस्यों के बीच संदेह को दूर करे जिन्होंने उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया था। कोर कहती है यदि नई कार्यप्रणाली जब भी अधिसूचित की जाती है सेवानिवृत्त लोगों को नुकसान पहुंचाती है तो सेवानिवृत्त लोग सुप्रीम कोर्ट सहित उचित कानून मंचों के समक्ष इसे चुनौती दे सकते हैं। मैं इस संपूर्ण वीडियो का विश्लेषण आपके साथ किया तो ये कहीं ना कहीं एक बदलाव जो किया है केंद्र सरकार ने किया हो या किसी ने भी ईपीएफओ ने खुद बदलाव किया हो तो ये जो बदलाव अभी हाल फिलहाल में हुआ है अभी होने वाला है तो अगर ये घोषणा हुई है तो ये 100% पक्की बात है क्योंकि मैंने हमेशा वही मुद्दे उठाए हैं और आपको डे बाय डे अपडेट किया है। मैं इसी वजह से बोलता भी हूं। जो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि जो आपके लिए मेन खबर जो होगी यानी कि जो आने वाली जो अपडेट है वो ताज़ा अपडेट मेरे चैनल पर आपको सभी मिल जाएंगे क्योंकि आपका अपना चैनल है। इस पर सारी खबरें वे मिलेंगी जो आपके लिए बेनिफिट वाली होंगी और जो आप इस नियम के तहत बदलाव की उम्मीद लगा रहे हैं कि अभी तक आपने क्या देखा होगा। अभी तक आप जो जो अपडेट देख पा रहे थे वो कहीं ना कहीं ये लगता था कि जो आपने जो हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया है उसमें उसके तहत आपको भविष्य के लिए चिंता थी तो इसलिए आपने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया है ताकि आपका भविष्य सुधर सके या आपके बुढ़ापे में कुछ सहारा मिल सके। लेकिन अब इसमें भी बदलाव होने वाला है तो आपकी राय इस पर क्या रहेगी मुझे वीडियो में कमेंट्स करके जरूर बताना ताकि मैं उस पर भी एक स्पेशल वीडियो बना सकूं या कोई आपके मन में सवाल हो या आज के समय में जो आज आप जो डिबेट देख पा रहे होंगे या अपडेट देख पा रहे होंगे उसको लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो आप मुझे वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। हालांकि मैं कुछ एक क्वेश्चंस को हल जरूर करूंगा और जो मुझे अच्छा कमेंट्स लगेगा मैं उसे अपनी कम्युनिटी पर शेयर जरूर करूंगा ताकि उसे सभी लोग देख सके। चलिए दोस्तों आप अपना प्यार इस चैनल के सदा बनाए रखना और मिलते रहेंगे ऐसे एक नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।